हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल माई सेल्फ साहिल। आज हम अपना जो लास्ट टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तक पढ़ लिया कि कैसे हम मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करते हैं, और उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज जो देखो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिख लो। वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन। वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन। भाई डाइल्यूशन का कंडक्टेंस के ऊपर, मोलर कंडक्टेंस के ऊपर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो डाइल्यूशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन मींस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बाय एडिंग सॉल्वेंट। भाई जब हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। अब देखो सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है ये डिक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन। इट विल डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी जो है ये डिक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन। देखो इसका रीजन क्या है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी का जो मतलब था ये था कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है, अब उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब ये डाइल्यूशन करने में देखो डिक्रीज कैसे होगी। अब हम लेट मान लेते हैं, लेट 20 मॉलिक्यूल जो हैं या 20 आयन जो हैं, आयन लिख लो, 20 आयन जो हैं वो प्रेजेंट हैं 4 सेंटीमीटर क्यूब में। भाई 20 आयन जो हैं वो 4 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट ऐड कर दिया, मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं हम। अब देखो फाइनली हो क्या रहा है, 20 आयंस इन 14 सेंटीमीटर क्यूब। पहले सॉल्वेंट कितना था, 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट आपने और ऐड कर दिया, तो अब आयन तो उतने ही रहे। ठीक है, अब आयन अगर उतने ही रह रहे हैं और वो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अब नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब विल डिक्रीज। पर सेंटीमीटर क्यूब जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं तो कंडक्टिविटी वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो है ये क्या होगी, डिक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब अगर हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस।
मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है इसका मतलब क्या है? देखो पहली बात तो ये है, इट विल इंक्रीज फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन। भाई जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब देखो इसका रीजन क्या है। देखो अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टेंस की, तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब था कंडक्टेंस ऑफ एनी V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल। कोई भी वो वॉल्यूम जिसके अंदर 1 मोल प्रेजेंट होगा उसकी जो कंडक्टेंस है उसको अपन क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टेंस। अब मान लो पहले 1 मोल प्रेजेंट था 250 सेंटीमीटर क्यूब में, अब 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऐड कर दिया, हुआ क्या? 1 मोल इन 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 1 मोल इन 250 सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी हम क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टेंस। भाई मोलर कंडक्टेंस का मतलब ही यही है कि वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोल प्रेजेंट हो। तो पहले मान लिया कि 1 मोल 250 में प्रेजेंट है, अब 1 मोल कितने में है? 500 में। इसको भी क्या कहेंगे हम? मोलर कंडक्टेंस। बट जब सॉल्वेंट ऐड किया तो होगा क्या कि सॉल्वेंट ऐड करने पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऑन एडिंग सॉल्वेंट degree of dissociation will increase, degree of dissociation increase होगा and more space is available to move on dilution। और जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो मूवमेंट करने के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा, तो हम ये कह सकते हैं, ये रीजन है जो हमारे को ये कहता है कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक पॉइंट है जो हमारे को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डाइल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है, अगर मान लो वो खाली आपसे ये पूछ ले कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लो कि वो आपको ये कह दे कि खाली इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या कंडक्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो इट विल इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। तो भाई डाइल्यूशन करने पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो क्या होती है? हमेशा इंक्रीज होती है, क्योंकि जो केस यही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज, that is number of ions will increase, number of ions क्या होंगे? increase होंगे and hence conductance, और ऐसे ही क्या होगी? conductance। तो ये स्पेसिफिक रीजंस हैं जो हमारे को बताते हैं कि कैसे डाइल्यूशन करने पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर वेरिएशन आता है ऑन डाइल्यूशन। अब देखो, अब हमने ना ग्राफ स्टडी करना है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस
विद डाइल्यूशन। अब जो हम ये पढ़ रहे हैं इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हम ग्राफ बनाते हैं। तो नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब देखो यहां पे पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए अलग केस पड़ेंगे। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो पहले फर्स्टली जो वेरिएशन को स्टडी किया था वो स्टडी किया था कोलार्च ने। अब देखो जो इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं पहले, और इससे पहले इक्वेशन है। कोलार्च was first to study variation of molar conductance with dilution। अब इस केस के अंदर देखो जो कोलार्च ने इक्वेशन दी थी वो ये थी, कैप एम या पाई एम इज इक्वल टू पाई नॉट एम या कैप नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। अब देखो इनका मतलब क्या है उनका? पाई एम का मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन सी। किसी भी मोलर कंसंट्रेशन सी के ऊपर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको अपन क्या लिखेंगे? पाई एम। अब देखो पाई नॉट एम का क्या मतलब है? पाई नॉट एम का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसको हम ये भी कहते हैं और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो कि इसका मतलब ये है कि जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर रही है, मतलब आपको यहां से ही समझ में आ रहा होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये होता है भाई कि जब कंसंट्रेशन किसको अप्रोच कर रही है? जीरो को। तो उस टाइम पे जो पाई एम है इसको हम क्या लिखते हैं? पाई नॉट एम। तो मतलब फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है तो उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी होती है उसको आप क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई यहाँ पर पाई नॉट एम से। यहाँ पे सी जो है ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। भाई जो यहाँ पे ए है ये है कांस्टेंट। आप ऐसे ही कोलार्च लॉ को यूज करके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी फाइंड कर सकते हो। तो वहां पे आप लिखोगे पाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पाई नॉट इक्विवेलेंट माइनस ए अंडर रूट सी। बिल्कुल वैसे ही सेम टर्म है सारी। अब इसके बाद इसमें जो कोलार्च लॉ था, कोलार्च लॉ की जो लिमिटेशन थी, it was only applicable to univalent electrolyte,
यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब है कि ऑन डिसोसिएशन वन कैटायन एंड वन एनायन, एक कैटायन और एक एनायन अगर कोई डिसोसिएशन पे सॉल्ट बना के दे रहा है तो आप उसको क्या कहते हैं, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लो कि एग्जांपल है NaCl। तो जो कोलार्स लॉ था ये इसकी लिमिटेशन थी। अब देखो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए फिर नया लॉ आया था, डीबाई साइंटिस्ट था, उसने इक्वेशन दी थी। तो जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है वो है डीबाई-हक्कल-कोनसागर इक्वेशन। ये जो कोलार्स लॉ है इसकी लिमिटेशन थी यहाँ पे। तो अब इसके बाद सेकेंडली इसको जिसने स्टडी किया था वो था डीबाई। तो भाई नेक्स्ट है डीबाई-हक्कल-कोनसागर इक्वेशन। डीबाई-हक्कल-कोनसागर इक्वेशन देखो यहाँ पे पाई एम इज इक्वल टू पाई नॉट एम माइनस ए प्लस बी पाई नॉट एम अंडर रूट सी। ये डीबाई-हक्कल-कोनसागर इक्वेशन है। भाई जो बच्चे प्रतीक फॉलो कर रहे हैं उसमें ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। उसने कोलार्स वाली इक्वेशन को डीबाई-हक्कल-कोनसागर इक्वेशन कहा हुआ है। तो आपने ये ठीक से नोट कर लेना है कि भाई जो डीबाई-हक्कल-कोनसागर इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। जो प्रतीक में लिखी हुई है वो कोलार्स इक्वेशन है। तो वो वहां से आप एरर है, वहां पे गलती है, तो उसको आप ऑटो करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो इस केस के अंदर डीबाई-हक्कल-कोनसागर जो इक्वेशन है यहाँ पे ये जो ए और बी है ये कांस्टेंट। अब देखो जो ए और बी हैं ये कांस्टेंट्स हैं एंड दीज कांस्टेंट्स डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो कांस्टेंट हैं ये डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं अभी यहां पे कि जो ये डीबाई-हक्कल इक्वेशन है और जो हमने कोलार्स इक्वेशन पढ़ी है, फॉर वेरिएशन, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एप्लीकेबल है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो हम ये डीबाई-हक्कल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ओनसागर इक्वेशन, और जो हमने कोलार्स इक्वेशन पढ़ी है फॉर वेरिएशन, ये दोनों की दोनों जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर आप इसको नहीं लगाओगे, ठीक है। अब इसका जो वेरिएशन है इसको जब हम स्टडी करते हैं तो अगर अब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ये तो होगी वाई एक्सिस, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गया इंटरसेप्ट, और ये हमारा हो जाएगा स्लोप। तो अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है भाई, पाई एम अंडर रूट सी। अब देखो जब आप वापिस यहां जा रहे हो, देखो कंसंट्रेशन को, ये सी क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हमने कहां पे लिया हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं, मतलब मैं वापिस जा रहा हूं, तो इस तरफ कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज। तो देखो अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। आप देखो अगर आप ग्राफ बनाते भी हो
तो यहां पे क्या आना चाहिए, कुछ पाई नॉट एम, और स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, तो स्लोप कहां पे आएगा, नीचे की तरफ ऐसे। तो ये स्लोप आ रहा होगा आपके पास जिसकी वैल्यू a प्लस बी पाई नॉट एम माइनस इसके इक्वल आ रही होगी, ठीक है। अब देखो जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी, ऐसा नहीं है कि भाई कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी, भाई जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर रही होगी, व्हेन कंसंट्रेशन इज अप्रोचिंग टू जीरो, तो जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर रही होगी तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। देखो लाइन मिलेगी नहीं यहां पे, आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि ये लाइन यहां पे नहीं मिल रही होगी, फिर तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जब कंसंट्रेशन की वैल्यू बिल्कुल जीरो होने वाली होगी, कुछ यहां तक, फिर हम क्या करते हैं, ऐसे आगे एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं उसको डॉटेड लाइन से, और वो जहां पे मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, पाई नॉट एम, और ये किसकी वैल्यू होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कंडक्टिविटी की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब कंसंट्रेशन किसको अप्रोच कर रही होती है, जीरो को। तो ये भाई हमारे पास ग्राफ बनेगा किन के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाए कि भाई ये इंक्रीज हो क्यों रहा है, ठीक है, तो देखो इसके लिए हम स्पेसिफिकली दो चीजें लिख सकते हैं। देखो पहला पॉइंट तो हमारे पास है, वो है कि ऑन डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, इसके लिए आप लिख लेना रीजन वाई कंडक्टेंस इज इंक्रीजिंग ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे क्यों कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो पहला रीजन तो ये है, ऑन डाइल्यूशन देयर विल बी large space between opposite ions, so less attraction between opposite ions and hence conductance will increase। भाई जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पे क्या होता है कि अपोजिट आयंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगी और कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। आप खुद से सोच के देख लो, मान लो कि पहले दो आयन जो थे, पहले मान लो कि वही 20 आयन 10 सेंटीमीटर क्यूब में थे, ठीक है। तो एक पॉजिटिव आयन मान लो यहां पे था, एक नेगेटिव आयन यहां पे था, ठीक है, ऐसे ही एक नेगेटिव आयन यहां पे था। तो ऑन डाइल्यूशन करने पे अब क्या हो रहा है, मान लो कि आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो जब आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट यहां पे ऐड कर दिया तो अब 20 आयन हो गए किसमें, 30 सेंटीमीटर क्यूब में। भाई 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पहले ही था। अब एक पॉजिटिव आयन यहां होगा तो दूसरा यहां होगा, क्या हो रहा है, इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो स्पेसिंग इंक्रीज होने पे अट्रैक्शन क्या होगी, अट्रैक्शन डिक्रीज होगी। जब अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, देखो कंडक्टेंस के अंदर होता क्या है कि आयन मूवमेंट करता है। भाई मान लो कि ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि नेगेटिव आयन इधर मूव कर रहा होगा, पॉजिटिव आयन इधर मूव कर रहा होगा। जब आप डाइल्यूशन कर देते हो तो डाइल्यूशन करने पे क्या होता है
कि जब अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो आयन इजीली मूव कर सकता है, और जब आयन इजीली मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि कंडक्टेंस की वैल्यू वहां पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये आपने सेटअप भी ध्यान रखना है दिमाग में कि ये होता कैसे है। तो आप चाहे कहीं पे साइड में बना भी लेना इसको कि भाई ऐसे मान लो कि ये टर्मिनल मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव से, तो ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव है, ये इधर पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा होगा, ये नेगेटिव। तो इनकी मूवमेंट की वजह से जो कंडक्टेंस होती है वही हम फाइंड करते हैं। तो अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि भाई जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं तो मूवमेंट जो है वो इजीली हो सकती है, और जब मूवमेंट इजीली हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होगी। ठीक है, इसको हम असिमेट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, जो सेकंड है, वो इसमें सेकंड रीजन क्या हो सकता है। देखो सेकंड रीजन ये है ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे देयर इज लार्ज स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ हाइड्रेटेड आयंस। देखो इसके बाद ये यूनिट की स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था पॉइंट कि भाई कभी भी आयन जो है वो अकेला नहीं होता, वो हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। तो अब जब अगर आयन जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, मान लो कि आपने कंटेनर के अंदर NaCl लिया हुआ है, तो अब क्या होगा, आप इसको जब लिखते हो ना तो ऐसे लिखते हो Na प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। इसका मतलब ये है कि भाई Na के चारों तरफ वाटर का स्फीयर है, ऐसे ही Cl के चारों तरफ भी क्या है, वाटर का स्फीयर है। खाली नहीं होगा आयन, इनके चारों तरफ क्या होते हैं, आयन होते हैं। वो आप +1 में पढ़ भी चुके हो कि अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होती है। मान लो ये वाटर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्शन होती है। ऐसे ही ये क्या बन जाता है, स्फीयर। तो भाई अब जब यहां पे आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो बैटरी कनेक्ट करने पे अब Na जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो ये इधर मूव कर रहा होगा, और Cl जो है वो इधर मूव कर रहा होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। लेकिन जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, देखो डाइल्यूशन का मतलब है आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो। अब इस आयन को, जो हाइड्रेटेड आयन है, उसको मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल रहा है। तो अगर मूवमेंट के लिए स्पेस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये दो रीजन हैं जो हमारे को एक्सप्लेन करते हैं क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी वैल्यू है वो इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। इसको इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसको कवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमने पढ़ लिया, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो डी बाई इक्वेशन है और जो कोहलार्स इक्वेशन है, ये आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर नहीं लगा सकते, ये चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो हमने ये पढ़ा था कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट will increase on dilution। ये हमने पढ़ा था। अब अगर हम वेरिएशन पढ़ते हैं
पाई एम और √c के बीच में। तो देखो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे, देखो राइट से लेफ्ट इधर की तरफ बढ़ते हुए कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी डिक्रीज इधर की तरफ, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन लिया तो लेफ्ट से राइट आते हुए कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, हम वापस जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये लाइन जो है ये कुछ देर के बाद वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। ये लाइन विल नॉट मीट वाई एक्सिस, लाइन कभी भी वाई एक्सिस को मीट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर कंडक्टिविटी की वैल्यू को डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। सो दिस मीन्स फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट we cannot found pi naught m value directly, पाई नॉट m या पाई नॉट इक्विवेलेंट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिबाई इक्वेशन है और कोलार्च इक्वेशन जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज द रीजन व्हाई these laws are not applicable to weak electrolyte। तो भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ये जो दोनों ग्राफ, ये जो इक्वेशंस थी वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब बात ये आती है कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी वैल्यू डाइल्यूशन पे इंक्रीज क्यों होती है, ठीक है। देखो और फिर बात ये आती है कि पाई नॉट एम या पाई नॉट इक्विवेलेंट क्यों फाइंड नहीं हो सकती। देखो पॉइंट ये है कि ऑन डाइल्यूशन, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज। डाइल्यूशन करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिस मींस कंडक्टिविटी वैल्यू for weak electrolytes will increase। तो इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखो इसके बाद सेकंड पॉइंट ये है, अल्फा इज नेवर इक्वल टू 1। अल्फा कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी भी अल्फा 1 नहीं हो सकता एट एनी डाइल्यूशन। आप कितनी ही डाइल्यूशन कर लो अल्फा की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। दैट मींस कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 को अप्रोच नहीं करेगी। किस केस के अंदर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस के अंदर। तो हम तभी कहते हैं कि जो पाई नॉट एम है या पाई नॉट इक्विवेलेंट है वो डायरेक्टली फाइंड नहीं हो सकता। क्योंकि जब कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच ही नहीं कर रही, मतलब थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि वो टूटना बंद कर जाएगा। जब वो टूट ही नहीं रहा तो इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच नहीं कर रही। और जब कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच नहीं करेगी तो हम ये कह सकते हैं कि पाई नॉट एम और पाई नॉट इक्विवेलेंट डायरेक्टली फाइंड नहीं हो सकते। देखो बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस आपने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था, ठीक है। आपने पढ़ा भी था कि इक्विलिब्रियम हम किसके लिए लगाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और वहां पे ये पढ़ा था कि कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट है जो वो पूरा नहीं टूटता,
कभी ना कभी वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर ही लेता है। तो वो एट एनी डाइल्यूशन, किसी भी डाइल्यूशन पे इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो वो कभी भी पूरा नहीं टूटेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को डायरेक्टली फाइंड नहीं किया जा सकता। तो भाई ये हमारे केस थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इनकी डाइल्यूशन के ग्राफ थे। अब आप बुक्स के अंदर देखोगे तो आपको दोनों ग्राफ इकट्ठे भी बने हुए मिल सकते हैं। तो अब देखो इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, अंडर रूट ऑफ सी एंड पाई एम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे बनेगा, एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे और ये क्या आ जाएगा, पाई नॉट एम। कंसंट्रेशन कभी जीरो नहीं हो सकती, तो बिल्कुल जब कंसंट्रेशन बहुत इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगी तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो ग्राफ बन गया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप एग्जांपल लें तो KCl NaCl। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ ऐसे बन रहा होगा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, होप सो कि जो रीजन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दो कंसेप्ट हैं या ये जो दो ग्राफ हैं ये वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे हम। थैंक यू।